हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एससीओमा सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग 21 to 30 मतलब लास्ट 10 क्वेश्चन है एससीओमा चैप्टर नंबर 7 का पूरा हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं एससी वर्मा का। ठीक है, पीछे के सारे चैप्टर्स किया है हमने, अभी सर्कुलर मोशन का ये लास्ट वीडियो रहेगा एससी वर्मा के सोल्यूशन पे। ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, लास्ट के 10 क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, मतलब थोड़े लंबे भी होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लास्ट के एससी का हमेशा ही लास्ट का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रूलर। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रूलर। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रूलर एंड द ब्लॉक इज म्यू। ठीक है, block is fixed, the ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. अच्छा, block is at the distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in a horizontal plane through the fixed end. ठीक है, okay. What can be the maximum angular speed of the ruler is uniform, क्या बोला, what can be the maximum angular speed of the ruler कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कुछ इशू है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। व्हाट कैन द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बी। अच्छा, बी व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड बी फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। अच्छा, थोड़ा सा एक लाइन मिसिंग है जी, लिख देते हैं। ठीक है, बी फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ठीक, अच्छा, बी पार्ट क्या है। इफ द एंगुलर स्पीड ऑफ द रूलर इज यूनिफॉर्मली इंक्रीज्ड, the angular speed of the ruler uniformly increase from 0 to angular axle 0 at an angular acceleration alpha, what angular speed the block slips। ठीक, ओके, एक लाइन छोड़ दिया था ऑपरेटर ने। ठीक है, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m is kept on horizontal ruler. The friction coefficient between ruler and the block is mu। साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ किया जाए। ये आपका रूलर है, स्केल, रूलर मतलब स्केल है ना, और ये इसका सपोज को फिक्स एंड है, और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m रखा हुआ है। ठीक है, और इसको इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम लोग। A block of mass m is kept on the horizontal ruler. The friction coefficient between a ruler and the block is mu. Friction coefficient mu है. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. Block जो है L distance पे है from the fixed end. Ruler is rotated about the fixed end in the horizontal plane through the fixed end. हाँ ठीक। What can be the maximum angular speed for which the block does not slip? For which the block does not slip. देखो ऐसा है ना, जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये ब्लॉक जो है एक सर्कुलर मोशन से एग्जीक्यूट करेगा, एल रेडियस का सर्कुलर मोशन से एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, उस केस में आई कैन से द ब्लॉक इज अंडरगोइंग ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, and what will be the force which is responsible for that centripetal acceleration? It will be friction इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, and this friction will act as a centripetal force and that will give rise to mass into centripetal acceleration, mass into centripetal
एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एल जो होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड बी फॉर इट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। देखो आप अगर ओमेगा बढ़ाओगे तो आपका एफ जो है हायर वैल्यू पे जाकर एडजस्ट करेगा। जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जाओगे, इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग ओमेगा, द फ्रिक्शन फोर्स विल बी एडजस्टिंग एट हायर एंड हायर वैल्यू। बट फ्रिक्शन को एडजस्ट करने का एक मैक्सिमा भी है, एफ का अपना एक मैक्सिमा है, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता है। एफ कैनॉट गो बियॉन्ड इट्स लिमिटिंग वैल्यू, दैट मीन्स दिस एफ विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। और इसका जो मैक्सिमा है वो ओमेगा का मैक्सिमा सेट कर देगा। एफ का जो मैक्सिमा है दैट विल डिसाइड द मैक्सिमा फॉर ओमेगा। उससे अगर हायर ओमेगा कर देंगे उस केस में जो ब्लॉक है बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगा, ठीक है। जब तक रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एफ जो है लेस देन इस लिमिटिंग वैल्यू होगा तब तक एफ अपने आप को उस वैल्यू पे जाकर एडजस्ट करेगा। दिस फ्रिक्शन विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लिपिंग, ठीक है। तो ये एन का क्या होगा जी, एन जो है ब्लॉक का एक अगर हॉरिजॉन फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करोगे तो एक परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एम जी होगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, सो आई कैन से n minus mg is 0 or n is equal to mg, so this will be mu mg, or you can say this m and m will cancel out, omega is less than equal to mu g by l, omega is less than equal to mu g by l। तो मैक्सिमम जो एंगुलर स्पीड होगा it is basically ये हो जाएगा, ठीक। if the angular speed of the ruler increased from 0 to 0 at a angular acceleration alpha, at what angular speed will the block slip। ये तो मैक्सिमा आ गया ना तुम्हारा, ये तो मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द angular speed of the ruler is uniformly increased from 0 at a angular acceleration alpha, what angular speed will the block slip। देखो यहाँ पे तो हमने अज्यूम किया है कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अज्यूम किया है। बट अब यहाँ बोल रहा है कि मान लो इसका ओमेगा जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं एट ए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, उस केस में ये जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट होगा तुम्हारा, ये सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। दिस सर्कुलर मोशन विल नॉट बी यूनिफॉर्म, क्योंकि यहां पे देखो तुम्हारा जो मास का स्पीड है, जो ये ब्लॉक जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ब्लॉक जो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में इसका स्पीड क्या होगा, इसका स्पीड जो होगा तुम्हारा ये कुछ इस टाइप का होगा, ओमेगा एल। बट ओमेगा इज चेंजिंग, यानी इसका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो बदल रहा है। सो इट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसे केस में आपका अगर हम लोग एक्सेलरेशन का बात करें तो एक एक्सेलरेशन तो इधर है जो कि आपका ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर है या वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है, ठीक है। ये एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। और एक एक्सेलरेशन जो है वो टेंजेंशियल भी रहेगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, डीवी बाई डी टी, मतलब दिस विल बी, दिस एक्सेलरेशन विल बी डीवी बाई डी टी, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, and that will be what, dv by dt will be L d omega by dt, or I can say it is L alpha, ठीक है। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा बॉडी का कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर, और इसको मान लो हम AT बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको?
और ऐसे केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बॉडी पे वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। यही फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन सेम डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स विल आल्सो बी इन सेम डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे केस में जो स्लिपिंग का टेंडेंसी होता है ना, ये अलग से वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन पढ़ रहे हैं, मतलब बना देंगे वीडियो उसका, कि स्लिपिंग का टेंडेंसी इधर होता है, तो इसके उल्टे डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगता है और यही फ्रिक्शन फोर्स जो है इस एक्सेलरेशन का कॉज होगा। तो हम कहेंगे दिस फ्रिक्शन फोर्स F will be equal to ma, and this ma is nothing but ac square plus at square. This is mass into ac is what? AC is omega square omega 4 L square और at square, at क्या है तुम्हारा? अल्फा टी, अल्फा टी। तो अल्फा टी तो सॉरी एल अल्फा, सॉरी एल अल्फा। And this friction force has to be less than equal to mu n. It cannot go beyond the limiting value. और जो इसका मैक्सिमा है वो ओमेगा का मैक्सिमा सेट कर देगा। अच्छा, mu n is how much? mu n is mu mg, राइट। अब यहां से आप ओमेगा का मैक्सिमा निकल जाएगा आपका, एम एम कट जाएगा, स्क्वायर कर दो, omega 4 L square, and this is right. So you can say, अच्छा less than equal to करो इसको, इनइक्वालिटी है, omega 4 L square would be less than mu square g square upon L square plus alpha square. Yeah. So omega is less than equal to alpha square, yeah, alpha square plus, so this is the maximum value of omega, ये ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज ओमेगा मैक्स। इसके बाद स्लिप कर जाएगा क्योंकि उसके बाद जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो उसका सेल्फ एडजस्टिंग लिमिट के बियॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग लिमिट के बियॉन्ड हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, माइनस हो जाएगा ये, सॉरी एरर कर दिए हैं यहाँ पे, ये अल्फा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा, माइनस ये प्लस, ठीक है, ठीक है, माइनस क्लियर है, गलती कर दी है, ठीक है, ठीक, बाकी सब सही है, टू द पावर 1/4 ही है ना, हाँ ठीक है, ओके गुड, ठीक है, क्लियर है। ये दो, सी दिस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, बड़ा क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया है तो ठीक है, अच्छा बात है, क्वेश्चन में जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा उतना बढ़िया रहेगा ना, है कि नहीं। हाँ, इसको पढ़िए एक बार, देखो क्या बोल रहा है, ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 2 सर्कुलर पार्ट, एक ये सर्कुलर पार्ट है ए बी सी और दूसरा सर्कुलर पार्ट है सी डी ई, ए बी सी एंड सी डी ई ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर एंड ज्वाइन स्मूथली एज शोन इन फिगर, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया स्मूथली, मतलब कोई कॉर्नर नहीं है, मतलब कोई वर्टेक्स नहीं है, मतलब ऐसा नुकीला नहीं है, कुछ भी स्मूथली ज्वाइन कर दिया। ईच पार्ट सबटेन एन एंगल, ए राइट एंगल एट द सेंटर, ये जो एंगल है
ये 90 डिग्री है, ठीक। ए साइकिल वेइंग 100 kg टुगेदर विद अ राइडर, साइकिल और जो उस पर आदमी बैठा हुआ है, दोनों का मिला के जो वजन है वो 100 kg है, मास 100 kg है, ठीक है। टुगेदर विद द राइडर ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो चल रहा है उस पर ट्रैक पे, ठीक है। 18 किलोमीटर का मतलब हो गया मीटर पर सेकंड में करोगे तो क्या बन जाएगा, 5/18 से गुना कर देंगे, यही कांस्टेंट स्पीड है। फाइंड द नॉर्मल फोर्स by the road on the cycle when it is at B and D. नॉर्मल फोर्स तो क्या है, तो इजी ही है, नॉर्मल फोर्स निकालना है तुमको। यहां पे देखो सर्कुलर मोशन ये है, तो एक्सेलरेशन इधर है, रेडियस क्या दे रखा 100, एक आपका नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, ये एक्सेलरेशन है यार, फोर्स नहीं है ये, इसको ऐसे मत ड्रॉ करो। फोर्स क्या क्या लग रहा है वो देखो पहले। एक तो ट्रैक जो है नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, अर्थ इस पे mg लगा रहा है, और जो एक्सेलरेशन वो ये है। सो द नेट सेंटीपिटल, जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये सर्कल में है तो एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होगा, तो द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द साइकिल प्लस राइडर v स्क्वायर बार, of course centripetal is always towards center, so net force towards center is how much, mg minus n equals to mass into acceleration. So your normal reaction is mg minus mv square bar, mg कितना है भाई 100 मीटर 100 kg है वजन, तो 100 इंटू और g 10 लेने के लिए बोला है तो 1000 हो गया। अच्छा, v स्क्वायर वेलोसिटी आपका 5 है तो 25 हो गया, और r भी आपका 100 है, ये कट गया, तो 1000 माइनस 25 मतलब 975 न्यूटन, ठीक है। यही अगर साइकिल वाला बंदा यहां आ जाएगा इस जगह, ठीक है, तो इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बन जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये mg हो गया। अब यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऊपर है, तो एक्सेलरेशन भी टुवर्ड सेंटर हो जाएगा a, विच इज v स्क्वायर बार, v इज सेम, शुरू से ही सेम है, सेम मेंटेन कर रहा है, ठीक है। सो यू हैव सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन हाउ मच, n माइनस mg, ये हो गया सेंटीपिटल फोर्स, एंड दैट लीड्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो n हो जाएगा, n डैश कर दो इसको, सो n डैश वुड बी व्हाट, mg प्लस, ये 1000 निकाले हम लोग, और यहाँ mv स्क्वायर बार क्या आया था 25 आया था, तो ये हो जाएगा 1025 न्यूटन, ठीक है। उधर 975 न्यूटन और यहाँ पे 1025 न्यूटन, ठीक है, 975 न्यूटन और 1025 न्यूटन, ठीक है। ओके, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय ट्रैक टायर व्हेन साइकिल इज एट बी सी एंड डी। देखो बी और डी पे कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तो है नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल टेंजेंशियल हो जाता है ना, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और कोई ऐसा फोर्स लग नहीं रहा है जो कि, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो देयर इज नो स्लिपिंग एंड नाइदर देयर इज टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। कोई फोर्स लगता है तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग अराइज होता है और उस टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग को अपोज करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। बाकी कोई स्लिपिंग भी नहीं है क्योंकि चक्का तो रोल करके चलता है ना, जो रोल करता है तो उस पर कोई
फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, एक रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, बट रोलिंग फ्रिक्शन अभी हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि चक्का और उसके बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है। आप आगे पढ़ेंगे रोलिंग में कि जब व्हील फ्लैट सरफेस पर चलता है तो देयर इज नो स्लिपिंग, राइट। और कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग भी नहीं है। टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग तब होता है जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है, तो उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ना तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि स्लिपिंग नहीं है, और नहीं ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग भी नहीं है। जब स्लिपिंग होता है तो डायनेमिक फ्रिक्शन लगता है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग रहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। सो देयर इज नाइदर स्लिपिंग नॉट टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग ओवर हियर, सो देयर वोंट बी एनी फ्रिक्शन फोर्स। इवन इफ देयर इज अ फ्रिक्शन, देयर वोंट बी एनी फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एक्चुअली, ठीक है। सेम सिनेरियो यहाँ भी है। यहाँ भी देखो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग भी नहीं है और कोई स्लिपिंग भी नहीं हो रहा है। मतलब कोई ना तो कोई स्लिपिंग हो रहा है ना कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग है, ठीक है। स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो डायनेमिक फ्रिक्शन नहीं होगा, और टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो ये इन दोनों जगह पे तो कोई भी आपका मतलब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। इसे मिटा दें। अब बच गया तुम्हारा कहाँ, सी पे। सी पे देखो वेलोसिटी देखो कांस्टेंट है हर जगह, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये देखो सी पे क्या सिनेरियो है। ये साइकिल है, ये बंदा है, ठीक। सी पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। देखो सी पे आपका एक तो mg फोर्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। तो यहां पे एक चीज देखिए आप, अगर इसको हम यहां पे एक ड्रॉ कर दें, then in that case यार what is this angle, ये एंगल कितना हो गया 45, ये एंगल ही 45 हो जाएगा, ठीक है। this angle will also be 45. It's mg and this line is parallel, so this is alternate angle. तो आपका y डायरेक्शन में तो मतलब डिपेंड करता है वो जस्ट बिफोर सी है जस्ट आफ्टर सी है, y डायरेक्शन का तो छोड़ो, लेकिन देयर इज नेट फोर्स इन x डायरेक्शन। मतलब y डायरेक्शन का इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं कि जस्ट बिफोर सी में जो होगा नेट फोर्स इधर होगा, मतलब इस सेंटर के टुवर्ड्स, जस्ट आफ्टर सी नेट फोर्स टुवर्ड्स दिस सेंटर होगा, इसलिए वाई डायरेक्शन का फोर्स का बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा है ना, सी के जस्ट पहले सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है वो इस सेंटर के टुवर्ड्स है, और जस्ट आफ्टर सी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस सेंटर के टुवर्ड्स है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज आएगा जस्ट बिफोर सी और जस्ट आफ्टर सी में, इसलिए वाई डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। पर अगर एक्स डायरेक्शन का बात करें जिधर मोशन हो रहा है, एक्स इज टेंजेंट टू दिस पाथ, ठीक है, टेंजेंट टू दिस पॉइंट वेयर द साइक्लिस्ट इज, साइक्लिस्ट जहाँ है उस पॉइंट के टेंजेंट है एक्स डायरेक्शन। तो अगर एक्स डायरेक्शन की बात हम लोग करते हैं तो एक्स डायरेक्शन में देयर इज नेट फोर्स, व्हाट इज दैट नेट फोर्स, mg sin 45, and this mg sin 45 will do what, this will create a tendency of relative motion, this will create a tendency of relative motion which will be opposed by the static friction. static friction जो है टेंडेंसी को ही अपोज कर देगा, ठीक है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू एडजस्ट itself to the value mg sin 45, is going to adjust itself to mg sin 45, mg sin 45 पे अपने आप को जाके एडजस्ट कर देगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस mg sin 45, mg is 1000 and sin 45 is 1/√2, so this will be
what 1000 गुने √2/2 है ना, √2/2 मतलब 0.707, so it is 707 Newton. This is a friction force, static friction. Static friction will adjust itself to this value and prevent any kind of slipping over here. And it's going to prevent any kind of slipping over here, right? So B और D पे तो कोई friction force नहीं लगेगा, but C पे friction force लगेगा, and that friction force will be 707 Newton. That will be 707 Newton. ठीक है, 707 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा, 707 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा. ठीक है, सही है. ओके, गुड. अब क्या बोल रहा है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड साइकिल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर साइक्लिस्ट क्रॉसेस सी. वही अभी हम बात जो कर रहे थे तुमसे कि एन में ड्रास्टिक सा चेंज रहेगा जस्ट बिफोर सी एंड जस्ट आफ्टर सी, क्योंकि जस्ट बिफोर सी जो है, जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है जस्ट बिफोर सी वो इस डायरेक्शन में है, और जस्ट आफ्टर सी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो अगर हम साइक्लिस्ट को अगर से लेट्स से हम एक पॉइंट से डिनोट करें, ठीक है, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है साइक्लिस्ट पे? एक तो आपका नॉर्मल रिएक्शन है इस डायरेक्शन में, ठीक, और दूसरा आपका mg फोर्स लग रहा है. But just before C, the centripetal acceleration is in this direction, and just after C, centripetal acceleration is in this direction. अगर हम लोग एक्सिस ड्रा कर दें, I draw the axis, this is x, sorry, this is x and this is y, then I can say just before C, your centripetal acceleration is in is towards O. Let's call it O dash. So just before C, the curvature is this. The center of curvature is O. Just after C, the center of curvature is O dash. So just before C, your centripetal acceleration is towards O. Just after C, your centripetal acceleration is towards O dash, right? So if I talk about just before C, your centripetal acceleration is towards O. So net force towards O will be how much? Again, this is 45 and this will be 45. So net centripetal force towards O is going to be just before C is mg cos 45 minus n equals to mv square by r, right? So your normal reaction here is mg cos 45 means 1000 cos 45 1 by root 2 minus mv square by r, mv square by r. पहले पूरा लिख देते हैं एक्सप्रेशन, फिर इसका कैलकुलेशन में जाएंगे. सो योर n इज mg cos 45 minus mv square by r, and just after C, your centripetal acceleration is towards O dash. Centripetal acceleration is towards O dash. So net centripetal force towards O dash is how much? If I call it n, अच्छा n तो एक ही लिया है. So it will be net centripetal force towards O dash will be n minus mg cos 45 equals to mv square by r. So your normal reaction is how much? mg cos 45 plus this. Okay, good. Now, what is mg cos 45? mg cos 45 is mg is 1000
cos 45 1/√2, तो ये भी 707 हो जाएगा। 100 kg, स्पीड आपका 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 25/100, तो हो गया 707 माइनस 25, मतलब ये कितना आ जाएगा जी, 700 माइनस 18, मतलब 682 न्यूटन। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 707 प्लस 25, मतलब 732 न्यूटन। नहीं, या 682 न्यूटन और 732 न्यूटन, 682 न्यूटन और 732 न्यूटन। ठीक है, सही है, गुड। ओके, सो सी पार्ट इज डन। डी पार्ट देखो, what should be the minimum friction coefficient between road and the tire which will ensure that cyclist can move with constant speed? देखो, जो अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का बात करें तो फ्रिक्शन अपने आप को सबसे अधिक वैल्यू पे कहां जाके एडजस्ट करेगा, सी पॉइंट पे। क्योंकि अगर मान लो कि ये सपोज करो यहां होता तो ये थीटा होता, उस केस में आपको द फोर्स which will tend to create a tendency of relative motion. जैसे यहाँ पे क्या था, फोर्स विच इज क्रिएटिंग टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज हाउ मच, यहाँ पे mg cos 45 था, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं हम लोग तो ये mg होता है, ये थीटा होता है, तो जो बाकी तो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos 45 माइनस नॉर्मल रिएक्शन mv इसके बाद, लेकिन जो ये mg का ये कॉम्पोनेंट है दैट विल क्रिएट अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जैसे यहाँ पे हमने लिया था mg cos 45, सॉरी mg sin 45, तो mg sin theta, where theta is the angle which the line joining the cyclist and the center makes to the vertical, ठीक है, so that is mg sin theta, right? This is the force which will create a tendency of relative motion. ये एक फोर्स है जो कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्रिएट कर रहा है इन जनरल। अगर बात करें तो इसको मिटा दे, थोड़ा सा सही दिखेगा तुमको। जैसे मान लो आपका साइकिलिस्ट यहाँ होता है, ठीक, ये मान लो थीटा एंगल बना रहा होता, इसे फोर्स कौन कौन से लग रहा है, एक तो फोर्स mg लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक, ये भी थीटा हो जाता है। तो जो ये कंपोनेंट है तुम्हारा x के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है mg sin थीटा, ये रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है, और इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, कहां पे मैक्सिमम रहेगा, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है वो कहां पे मैक्सिमम रहेगा, जहां पे साइन थीटा मैक्सिमम रहेगा। साइन थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, तो जहां पे थीटा मैक्सिमम रहेगा वहां पे साइन थीटा ही मैक्सिमम रहेगा, जहां पे थीटा मैक्सिमम रहेगा वहां पे साइन थीटा ही मैक्सिमम रहेगा। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो होगा, आई कैन से द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड friction will be what? F sin mg sin, and what is theta max? On this track, the theta max is this.
दिस इज योर थीटा मैक्स, चाहे यहां से लें या यहां से लें। थीटा मैक्स इज 45 mg साइन 45, mg साइन 45, राइट। यहां पे थीटा मैक्सिमम रहेगा, चाहे इस से लो या यहां से रेफरेंस लो। तो mg साइन 45 इज द मैक्सिमम रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। The maximum required value of static friction is mg sin 45, and this should be less than equal to mu n, or you can say mu is greater than equal to mg sin 45 upon n। क्या बोल रहा है? मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए सो दैट इट विल इंश्योर द साइक्लिस्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड और स्लिपिंग प्रिवेंट करें। तो n का तो कौन सा वैल्यू लगे? एक तो आया तुम्हारा 632 और एक आया है 682 जस्ट, और एक आया 732। तो n का कौन सा वैल्यू लोगे? m का कौन सा? ऑफकोर्स स्मॉलर वाला वैल्यू लेंगे ना, 682 लेंगे, क्योंकि अगर 732 ले लोगे और वो मिनिमम म्यू आ जाएगा तो फिर 682 पे तो स्लिप कर जाएगा वो। मतलब भाई ये दिस इज मिनिमम, दिस इज यार मिनिमम म्यू मिन। तो अगर म्यू मिन का बात कर रहे हैं तो हम लोग म्यू मिन दिस इज mg sin 45 on n। तो अगर म्यू का मिनिमम निकाल रहे हो तो n का मिनिमम वैल्यू लोगे ना जी, तभी ना इंश्योर होगा कि उससे ज्यादा होना चाहिए। n का मतलब हमें निकालना है, म्यू मिन नहीं करोगे हम लोग, बेसिकली निकालना है क्या मिनिमम म्यू होना चाहिए ताकि कोई स्लिपिंग ना हो। तो हम तो n का स्मॉलर वैल्यू लेंगे तब ना इंश्योर होगा कि भाई जो इतना मिनिमम म्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n का हम मिनिमम वैल्यू लेंगे, 632 वाला वैल्यू लेना पड़ेगा, सॉरी 682 वाला वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर 732 वाला लोगे तो 732 वाला लेने का मतलब है कि अगर 732 ले लो तो जो वैल्यू आएगा तुम्हारा उस वैल्यू पे तो 682 कैसे स्लिपिंग हो जाएगा ना। अगर 732 पुट करके जो वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो मिनिमम म्यू निकलेगा उस केस में 682 मतलब जस्ट बिफोर सी वाले में वो स्लिपिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लीस्ट वैल्यू लेंगे, n का जो लेस वैल्यू है ना 682 वो लेंगे, ठीक है। mg साइन 45 कितना हो गया, 1000 गुने 1/√2 मतलब 707 हो गया, एक तरह से 707 हो गया, और यहाँ 682 लो, ठीक है। तब एक ऐसा वैल्यू म्यू का आ जाएगा जिसके ऊपर अगर रहेगा तो सेफ रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 707 बटा, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है जी जो हम बता रहे हैं, फिर से हम बता देते हैं, जस्ट कपल निकाल लें दो, क्योंकि इस पॉइंट पे ना n का वैल्यू 2 वैल्यू है, समझ लो ना। इस पॉइंट पे आपका सबसे अधिक फोर्स लग रहा है जो कि टेंडेंशियल स्लिपिंग क्रिएट करेगा, लेकिन इस पॉइंट पे 2 n का वैल्यू है, ठीक है, 2 n का वैल्यू है। एक तो आ गया तुम्हारा ये 1.037, मतलब इससे अधिक रहेगा तो इस पॉइंट पे भी स्लिपिंग नहीं करेगा। अब हम बार बार क्या बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो n का वैल्यू लोगे वो आप 682 लो, आप 732 नहीं लो, क्योंकि अगर 732 लोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा, देखो 732 लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 732 लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.966, लेकिन 0.966 है। अब कोई कहेगा म्यू हमारा 1 कहीं पे है, तो उसके साथ स्लिपिंग हो जाएगा कि यहाँ पे जो देखो जस्ट आफ्टर स्लिपिंग, जस्ट आफ्टर सी जो है
जस्ट आफ्टर सी तुम्हारा जो एन का वैल्यू अधिक है और जस्ट बिफोर सी एन का वैल्यू कम है, तो अगर कोई ये वैल्यू ले लेगा ना तो उस केस में जस्ट बिफोर सी स्लिप कर जाएगा। तो आप हमेशा ही ये जो दो वैल्यू आया है उसका मैक्सिमम वाला पार्ट लो, तो सेफर रहेगा कि भाई इससे मैक्सिमम इससे ऊपर रहेगा तो स्लिपिंग नहीं होगा। ये दो इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे दो म्यू का वैल्यू आ रहा ना, तो आप हायर वाला लो ताकि आप सेफ्टी रहे, कोई स्लिपिंग नहीं होगा, सेफ्टी रहे, क्योंकि इससे ऊपर रहेगा तो यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगा जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर सी, और अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो जस्ट आफ्टर सी कोई स्लिपिंग नहीं होगा। तो आप ये हायर वाला वैल्यू ले लो 1.037 1.037 ले लो, ठीक है, हायर साइड वाला, तो यू कैन इंश्योर कि कोई स्लिपिंग नहीं होगा। 1.037 रहेगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन रहेगा वो ज़्यादा श्योरिटी रहेगा ना कि स्लिपिंग नहीं होगा, तो हायर ऑफ द टू लो 1.0, ठीक है आंसर, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, इन ए चिल्ड्रन पार्क ए हेवी रॉड इज pivoted at the center and is made to rotate about the pivot so that rod remains horizontal. Two kids hold the rod near the end and thus rotate with the rod. Let mass of each kid be 15 kg. The distance between the point of the rod where the two kids hold it is 3 meter. The distance between, ये पूरा जो है 3 मीटर है। थ्री मीटर, and suppose that the rod rotates at a rate of 20 rpm है ये, ठीक है। Find the force of friction exerted by rod on one of the kid, ठीक है। देखो ये जो रोटेट करेगा तो यहाँ पे सेंटीपीटल, each boy, each kid is undergoing a kind of centripetal acceleration towards this O point. दोनों जो किड है वो एक तरह से they are undergoing centripetal acceleration towards O, and that centripetal acceleration, the force behind that centripetal acceleration is basically friction force. Force behind that centripetal acceleration is friction. Friction is centripetal force which is acting towards O. So this friction is giving you m omega square r, where r is going to be this, ठीक, ओके। क्या पूछा है जी, फ्रिक्शन ही पूछा है, ठीक। मास कितना हो गया 15 और ओमेगा कितना हो गया 20 आरपीएम। 20 आरपीएम मतलब 20 गुने 2 पाई अपॉन 60, 2 पाई अपॉन 3 का होल स्क्वायर, और रेडियस कितना हो गया 3 मीटर, दोनों के बीच का दूरी है, तो 3/2 हो जाएगा ना। सो दिस विल बी 45/18, नहीं 4 पाई स्क्वायर, यानी 10 पाई स्क्वायर, ये फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा 10 पाई स्क्वायर, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। यही स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन काउज करेगा। अगर ये फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये बॉय जो है फिसल के बाहर हो जाएगा। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा ना तो जो बच्चा लोग है सब फिसल के बाहर हो जाएगा, रॉड घूमेगा लेकिन बच्चा लोग बाहर ही फेंका जाएगा, मतलब, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स इनको होल्ड करके रखेगा। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्कुलर मोशन, ठीक है। ठीक है, मनुष्य को पानी पीते रहना चाहिए, ठीक रखता है स्वास्थ्य। ये देखो क्या बोल रहा है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस r is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical, ठीक है।
A small block is kept in the bowl at a position where the radius makes angle theta with the vertical. ठीक है. The ball rotate with the block rotate with bowl without any slipping. The friction coefficient between block and the bowl is mu. Find the range of angular speed for which the block does not slip. Find the range of angular speed for which the block does not slip. कुछ इसी फंडा पे, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन था. देखो इधर, मतलब दोनों क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था वो सेम था. ये इसमें भी देखो यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था जो अभी वाला क्वेश्चन. क्वेश्चन दोनों देखने में अलग अलग लगेगा लेकिन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व यही था. ये फ्रिक्शन का अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वो जो दे रखा है ना तुमको, दैट इज गुड क्वेश्चन ऑन फ्रिक्शन. पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. हेमिस्फेरिकल बाउल दिया हुआ है आपको. दिस इज हेमिस्फेरिकल बाउल और उसके अंदर जो है एक ब्लॉक रखा हुआ है. राइट, इसके अंदर एक ब्लॉक है. स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट एट अ पोजीशन वेयर रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल. ये आपका वर्टिकल हो गया और जो रेडियस है, तो यहां से जो रेडियस है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है. ठीक, ओके. द ब्लॉक रोटेट्स विद द बाउल विदाउट स्लिपिंग. ये बाउल आपका रोटेट कर रहा है ओमेगा से और ब्लॉक भी उसके साथ साथ रोटेट कर रहा है. ब्लॉक भी जो है उसके साथ साथ रोटेट कर रहा है. बाउल के साथ साथ ब्लॉक भी रोटेट कर रहा है. ब्लॉक है ये भी रोटेट कर रहा है. ठीक है, तो पहले देखो ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है. ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है. ठीक है, ओमेगा का रेंज पूछा है. पहले हम लोग ओमेगा का वो वैल्यू निकालते हैं जिस पे फ्रिक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. पहले हम लोग ओमेगा का वो वैल्यू निकाला जाए जिस पे फ्रिक्शन का कोई नीड नहीं है. विदाउट फ्रिक्शन भी बॉल वहां पे रहे, स्लिप ना करे. ठीक है, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच द ब्लॉक विल नॉट स्लिप इवन इफ देयर इज नो फ्रिक्शन. मतलब फ्रिक्शन नहीं रहेगा तब भी वो स्लिप ना करे, ऐसा ओमेगा का वैल्यू निकाल लेते हैं. ठीक है, पहले ओमेगा का हम लोग वो वैल्यू निकाल लें जहां पे फ्रिक्शन नहीं होने के बावजूद भी वो स्लिप ना करे. क्या क्या फोर्स लग रहा है. एक तो mg हो गया और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया. ठीक, अब जब बाउल मूव करेगा देन यार दिस ब्लॉक इज गोइंग टू एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस. ठीक है, इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट अ सर्कुलर मोशन लाइक दिस. इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा that will be how much? R sin थीटा. और जब ये सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा तो इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, so if I draw the coordinate system over here, एक coordinate system ड्रा कर दें हम लोग. Let's say if I draw this coordinate system x and y, then in that case this is going to be a theta. So there is no acceleration y direction, so n cos theta minus mg is going to be 0. ठीक है, and centripetal force जो इस सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो इस ब्लॉक का एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा ना m ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा. भाई r sin थीटा इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन विच द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटिंग. ब्लॉक जो है इस सर्कुलर में यहाँ पर रखा हुआ है, स्लिप नहीं कर रहा है. तो जब बाउल घूमेगा तो ब्लॉक एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा. फॉर ए ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड क्या देखेगा कि ये जो है एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है
और सर्कुलर मोशन का सेंटर ये होगा, ठीक है, और रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन r sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स? n sin थीटा विल गिव द सेंट्रीपिटल फोर्स। n का जो कंपोनेंट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। सो n sin थीटा विल बी इक्वल टू m omega square r sin theta. Is it not? So from here we get the value of omega. यहाँ से ये आ जाएगा। If I divide it, I get tan theta equals to by g, और omega is, sorry, ये आपका क्या आ जाएगा, g अपॉन r cos थीटा। ओमेगा इज g अपॉन r cos। तो ये एक ओमेगा का वैल्यू है जहां पे इवन इफ कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा तब भी कोई स्लिपिंग नहीं होगा, भी कोई स्लिपिंग नहीं होगा, क्योंकि जो n sin थीटा जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग ये ओमेगा का वैल्यू है। मतलब इस ओमेगा पे कोई स्लिपिंग नहीं होगा, ठीक है, अगर मतलब इस ओमेगा के लिए कोई फ्रिक्शन का नीड भी नहीं है। इफ यू वांट टू rotate with this angular velocity, you don't need a friction in order to avoid slipping. मतलब the particle will be here even if there is no friction. लेकिन अगर ये ओमेगा जो ओमेगा का वैल्यू है, ये इसको ओमेगा नॉट ले ले सपोज करो, बट इफ ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा है इस ओमेगा नॉट से कम हुआ, अगर ओमेगा नॉट से कम होगा उस केस में ये जो आपका n sin थीटा है वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी मोर देन द मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओमेगा जो है इट इज डिसाइडिंग द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा। तो अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट हुआ, ये ओमेगा नॉट का वैल्यू है, अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट होगा उस केस में जो n का कंपोनेंट है n sin थीटा दैट विल बी मोर देन मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उस केस में ये पार्टिकल जो है आपका इधर की तरफ स्लिप कर जाएगा। और अगर ओमेगा मोर देन ओमेगा नॉट हो गया तो उस केस में जो n sin थीटा होगा दैट विल नॉट बी सफिशिएंट टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। उस केस में आपका जो बॉडी है बाहर की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा, बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लो ये वैल्यू है, ठीक है, ओमेगा नॉट जिसपे फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर ये ओमेगा का वैल्यू लेस देन ओमेगा नॉट हुआ देन दिस पार्टिकल विल हैव टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड इफ ओमेगा इज मोर देन ओमेगा नॉट इन दैट केस दिस पार्टिकल विल हैव टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये डाउन द सरफेस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर ओमेगा मोर देन ओमेगा नॉट हुआ तो इसके अंदर टेंडेंसी होगा टू स्लिप इन आउटवर्ड डायरेक्शन, स्लिप इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट हुआ तो इस पार्टिकल के अंदर स्लिपिंग का टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, और ओमेगा मोर देन ओमेगा नॉट होगा तो इस केस में n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट विल नॉट बी एनफ टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, और उसके साथ टेंडेंसी स्लिपिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अगर फ्रिक्शन होगा, इफ देयर इज फ्रिक्शन, ये तो फ्रिक्शन अभी एज्यूम करके नहीं चल रहे थे, लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा, सो इफ ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट इन दैट केस टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फ्रिक्शन जो हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर जाएगा। और अगर ओमेगा मोर देन ओमेगा नॉट हुआ तो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फ्रिक्शन जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा। तो ये दोनों केस देखते हैं, दोनों केस देखा जाए कि ओमेगा ओमेगा नॉट से कितना छोटा हो सकता है और ओमेगा ओमेगा नॉट से कितना बड़ा हो सकता है, सो दैट दे डोंट स्लिप। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दे रखा है आपको, ठीक है, तो हम लोग वी ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर ओमेगा ओमेगा नॉट से छोटा होता है तो कितना छोटा हो सकता है ताकि स्लिप ना करे, और ओमेगा नॉट से बड़ा है तो कितना बड़ा हो सकता है ताकि वो स्लिप ना करे।
ठीक है। अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है तब फ्रिक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। फ्रिक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज बैलेंस, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग। ठीक है, कोई टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नहीं है। लेकिन अगर इफ यू हैव omega is less than omega naught, then centripetal force will be higher than mass into centrifugal force, centripetal acceleration. और उस केस में जो centripetal force है, it will bring a tendency in this block to slip in downward direction. तो अगर कोई friction force होगा तो ये upward direction में ऐसे act करेगा, उस tendency of slipping को oppose करेगा, उस tendency of slipping को oppose करेगा। तो ये थीटा है, ये 90 वर्स थीटा है, ये थीटा हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ये जी? So what will be net force in y direction? N cos theta plus F sin theta, F is the friction force, minus mg is 0. And what is the net centripetal force? देखो net centripetal force will be n sin theta minus F cos theta, and that is equal to mass into acceleration. ठीक है। In absence of friction, n sin theta would be higher than this, और उस केस में एक टेंडेंसी स्लिपिंग आ जाता है इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, ठीक। अब देखिए, जैसे जैसे आप ओमेगा डिक्रीज करेंगे, इफ यू कीप ऑन डिक्रीजिंग ओमेगा, इफ यू कीप ऑन ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट का केस है, तो ओमेगा अगर घटाते जाओगे तो ये साइड आपका फॉल करता जाएगा। इफ आई कीप ऑन रिड्यूसिंग ओमेगा, इन ऑर्डर टू हैव दिस इक्वालिटी, दिस एफ हैज टू एडजस्ट टू द हायर वैल्यू। भाई अगर ये साइड घट रहा है तो ये भी पूरा घटना चाहिए ना। ये कब घटे, कैसे घटेगा? ये तभी घटेगा जब एफ हायर वैल्यू पे जाके अपने आप को एडजस्ट करेगा, एफ अपने आप को हायर वैल्यू पे जाके एडजस्ट करेगा। इफ यू कीप ऑन रिड्यूसिंग ओमेगा, देन एफ हैज टू कीप ऑन एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द हायर वैल्यू, एफ हैज टू कीप ऑन एडजस्टिंग टू इट्स हायर वैल्यू। लेकिन देखो, ओमेगा को घटाने का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एफ का बढ़ने का एक लिमिटेशन है। ओमेगा तो बाहर से आपको देना है, वो कितना भी कम करते जाओ, लेकिन जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द पार्टिकल डज नॉट स्लिप, the required value of friction so that the particle does not slip on the hemisphere, that required value of friction has got its maxima. अगर required value of friction mu n से ज़्यादा हो जाएगा तो फ्रिक्शन उस वैल्यू पे जाके अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा। तो there is a maxima of f and that maxima of f will set the minima of omega. f का जो मैक्सिमा है वो ओमेगा का मिनिमा सेट कर देगा। The maxima of f will set the minima of omega. So if I put here f equal to mu n, that will give me the omega, the minimum value of omega over here. अगर f का वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, वो mu n है, तो f का वैल्यू अगर mu n कर देते हैं तो जो ओमेगा का वैल्यू यहाँ निकल के आएगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा निकलेगा। हमें वही मिनिमम निकालना है कि ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, तो कितना लेस हो सकता है, what can be the least value of omega which you can afford in order the particle do not slip, in order that the particle do not slip. So if I put f equal to mu n, that will give me the minimum value of omega. तो f को mu n कर दो, if you put the value f equal to mu n over here, और यहाँ भी mu n कर दो। ठीक है, यहाँ पे mu n करोगे तो क्या बनेगा, n cos थीटा माइनस प्लस mu n sin थीटा इक्वल टू mg। यहाँ पे mu n करोगे तो क्या बनेगा, n sin थीटा माइनस mu n cos थीटा। ठीक है, सो फ्रॉम हियर we get n equals to mg upon cos theta mu sin theta, and then from here n का वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम लोग, n का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और n को हम लोग बाहर ले लिए हैं, अंदर क्या बच जाएगा,
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो जो ओमेगा का वैल्यू यहां से आ जाएगा आपका, दैट विल बी अंडर रूट ठीक है ना, जी बाई आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा प्लस ये ओमेगा मिन हो जाएगा। आंसर चेक करना तो म्यू को 0 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक, ये ओमेगा मिन हो गया। अब हम लोग करें ये वाला केस, इफ ओमेगा इज मोर देन ओमेगा नॉट। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट वो केस था जहां पे फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं था, मतलब उस ओमेगा पे फ्रिक्शन नहीं भी लगेगा तब भी कोई स्लिपिंग नहीं होगा। तो इफ आई मेक, उस केस में एन साइन थीटा जो था दैट वाज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। एन साइन थीटा वाज इक्वल टू मास इनटू सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो अगर ओमेगा को ओमेगा नॉट से ज्यादा कर दें, अगर ओमेगा को ओमेगा नॉट से ज्यादा कर देंगे तो जो सेंटीपिटल फोर्स एन साइन थीटा है वो मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से कम रहेगा, और उस केस में स्लिपिंग का टेंडेंसी इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आप ओमेगा नॉट से बढ़ा देंगे तो उस केस में स्लिपिंग का टेंडेंसी, पहले क्या था ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट में सेंटीपिटल फोर्स जो है मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा था, और उस केस में स्लिपिंग का टेंडेंसी नीचे था। अभी अगर ओमेगा को ओमेगा नॉट से बढ़ाओगे तो स्लिपिंग का टेंडेंसी ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो नीचे लग जाएगा, क्योंकि जिधर स्लिपिंग का टेंडेंसी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जिधर स्लिपिंग का टेंडेंसी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपका। जिधर स्लिपिंग का टेंडेंसी अराइज होगा, ओमेगा को ओमेगा नॉट से बड़ा कर दोगे, उस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डेवलप्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट एनफ to keep the particle moving in a circular motion. In that case, you will have F acting in this direction, and component of F एक centripetal force को aid करेगा, and that will make the body keep on moving, make the body move in a circular motion. So चाहो तो centrifugal force से भी अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, centrifugal force पे हम लोग आएंगे अभी। ठीक है, ठीक, तो ये केस जहाँ centrifugal force can help you understand better। देखो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी कर लेंगे इसको। ठीक है, देखो यहाँ पे अब जैसे इक्वेशन लिखेंगे आपका एफ, चूंकि स्लिपिंग इफ ओमेगा इज मोर देन ओमेगा नॉट, स्लिपिंग का टेंडेंसी इधर होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एक्सिस हमने ले लिया है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। आई विल कम टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, हाउ वी कैन यूज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आल्सो। अगर ऑब्जर्वर बाहर ले रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा सकते हैं, हम बताएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगा सकते हैं। ठीक है, okay, so right now forget centrifugal force, ठीक है, you don't need them if observer is inertial. So what is the net force in y direction? You have n cos theta minus mg, this is theta, so this will also be theta, minus f sin theta equal to 0. Right, and net force in centripetal direction will be n sin theta, centripetal direction है, plus f cos theta equals to m omega square r sin theta. Right, okay, so what do you find? हम लोग केस ले रहे हैं ओमेगा मोर देन ओमेगा नॉट। Now I will try to discuss कि ओमेगा मोर देन ओमेगा नॉट है तो ओमेगा नॉट से कितना बड़ा हो सकता है, मैक्सिमा क्या होगा। इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग ओमेगा,
इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस इक्वालिटी और इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लिपिंग अवॉइड करने के लिए इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ओमेगा बढ़ा रहे हैं देन आप देख सकते हैं इक्वेशन के से, इफ आई कीप ऑन इंक्रीजिंग ओमेगा, ठीक है, बियॉन्ड ओमेगा नॉट, देन द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लिपिंग अवॉइड करने के लिए अगर ओमेगा बढ़ा रहे हैं तो ये फ्रिक्शन को भी हायर एंड हायर वैल्यू पे जाके एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो बाहर से ओमेगा बढ़ाने का कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कितना भी तेज घुमा सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है उसका एक लिमिटेशन है। इफ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन गोज बियॉन्ड लिमिटिंग वैल्यू, द सरफेस इज नॉट गोइंग टू अप्लाई दैट फ्रिक्शन फोर्स। वो फ्रिक्शन फोर्स सरफेस लगा नहीं पाएगा। आप कुछ भी कैलकुलेट करके बैठ जाओगे तो सरफेस उतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। सरफेस उतना फ्रिक्शन फोर्स तभी लगा पाएगा जब वो फ्रिक्शन जो है उसके लिमिटिंग वैल्यू के अंदर लाई करेगा। So there is a maxima to which f can rise and that maxima of f will set the maxima of omega. वो जो f का maxima है वो ओमेगा का maxima सेट कर देगा अगर आप स्लिपिंग नहीं चाहते हैं तो। If you don't want the block to slip then maxima of f will set the maxima of omega. तो f का अगर maximum वैल्यू पुट कर देंगे तो वहां से हमको ओमेगा का maximum वैल्यू मिल जाएगा। So let us put the maximum value of omega. Maximum value of omega is what? Mu n. So let's put it. So this will give you n cos theta minus mg को राइट साइड ले लेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा mu n sin theta इक्वल टू mg। यहाँ से n का क्या वैल्यू आ गया? n का वैल्यू आ गया mg अपॉन cos थीटा माइनस mu sin थीटा। यहाँ से आ जाइए, n को कॉमन ले लेते हैं, ये f को म्यू n कर दिया हमने, ठीक है, n को कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू n का वैल्यू पुट कर लो जी, mg upon cos theta minus mu sin theta, and here you have sin theta ठीक है, m कट जाएगा तो ओमेगा का जो मैक्सिमा आ जाएगा तुम्हारा, इधर लिख दे क्या, omega max will be what? Under root g by r sin theta, and here you have sin theta plus mu cos theta, and here you have cos theta, ठीक, omega max आ जाएगा। So you got omega min, you got omega max. So this will give you the range of omega. Range of omega so that you don't have slipping. This gives you the range of omega for which you don't have the slipping. Yes. You get the range of omega for which you don't have any slipping. अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात हम कर रहे थे। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स है। तो अगर आप ऑब्जर्वर बाहर लेते हैं, यू डोंट नीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जर्वर कोई ब्लॉक पे ही ले लेता है, इफ आई कीप ऑब्जर्वर ऑन द ब्लॉक, ऑब्जर्वर को यहीं ले लो ब्लॉक के ऊपर, इफ आई टेक ऑब्जर्वर ऑन द ब्लॉक इटसेल्फ, तो ये ऑब्जर्वर ब्लॉक के ऊपर होगा, तो ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ब्लॉक चूंकि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब ये ऑब्जर्वर क्या हो गया? ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में हो गया। दिस इज ऑब्जर्वर इन द रोटेटिंग फ्रेम, दिस इज ऑब्जर्वर इन द रोटेटिंग फ्रेम। ये ऑब्जर्वर जो है हेमिस्फीयर पे है, तो ये ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में हो जाएगा। तो जब ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में होगा तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन होगा? वो इस ब्लॉक को रेस्ट पे पाएगा। देखो ये ऑब्जर्वर जो है ये पार्टिकल को, ब्लॉक को सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता हुआ देख रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर हेमिस्फीयर पे होगा, जो ऑब्जर्वर ब्लॉक के ऊपर होगा, वो क्या देखेगा? क्योंकि वो ब्लॉक का या हेमिस्फीयर का मोशन को इनहेरिट कर रहा है,
वो हेमिस्फेयर के मोशन को इनहेरिट कर रहा है, तो वो उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता हुआ नहीं देखेगा ना। जैसे देखो, हम लोग यहाँ अर्थ पे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ अर्थ पे हैं। अर्थ जो है अपने एक्सिस के चारों तरफ एक्सिस के अराउंड एक चक्कर लगा लेता है 24 आवर्स में। हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ क्या है, अर्थ जो है एक राउंड घूम जाता है अपने एक्सिस के और स्पिन कर जाता है, ठीक है। तो जितने भी हम लोग अर्थ के ऊपर हैं, अगर हम लोग पोल पे नहीं हैं, पोल पे तो चलो हम लोग बिल्कुल एक्सिस पे लाई कर गए तो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं करते, लेकिन अगर मान लो हम लोग पोल पे नहीं, से इंडिया में हम लोग हैं, ठीक है, वी आर ऑन द अर्थ एंड वी आर ऑन द अर्थ एंड सपोज द अर्थ इज रोटेटिंग, राइट, 24 आवर्स में 2 पाई रेडियन घूम जाता है, और यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है। तो हम क्या अर्थ पे है, तो हम भी अर्थ का मोशन को इनहेरिट करते हैं, एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हैं। नहीं, कभी भी हम अपने आप को सर्कुलर मोशन में पाते हैं, नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग खुद अर्थ पे, हम लोग मोशन को इनहेरिट कर रहे हैं। अर्थ पे एक एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो बिल्डिंग है हम लोग का, वो बिल्डिंग भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन कभी भी हम बिल्डिंग को सर्कुलर मोशन में नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ हैं, हम लोग खुद ही रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर हैं। तो चूंकि हम लोग रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर हैं, हम लोग अर्थ के ऑब्जर्वर हैं, हम लोग कभी भी हम लोग चूंकि अर्थ पे खुद ही रिसाइड कर रहे हैं, तो हम लोग जिस फ्रेम में होते हैं उस फ्रेम के सारे मोशन को इनहेरिट करते हैं। एक अचरज सत्य है, ठीक है। जिस फ्रेम में आदमी होता है, जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर होता है, उस फ्रेम के सारे मोशन को इनहेरिट करता है। और चूंकि उस फ्रेम के सारे मोशन को इनहेरिट करता है, इसलिए वो अपने फ्रेम को कभी मोशन में नहीं पाता है। कुछ ऐसा ही सिनेरियो इस ऑब्जर्वर के साथ भी होगा। चूंकि ये ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है, ये ब्लॉक को रिवॉल्व करता हुआ नहीं देखेगा, ये ब्लॉक को सर्कुलर मोशन में होता हुआ नहीं देखेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ये ब्लॉक को रेडियल इक्विलिब्रियम में देखेगा। ये ऑब्जर्वर रेडियल इक्विलिब्रियम में नहीं देख रहा है, ये तो देख रहा है कि वे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, और चूंकि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एक तरह से ये ब्लॉक जो है सेंटर ऑफ सर्कल के टुवर्ड्स एक्सेलरेट कर रहा है। बट इसका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग होगा। ये कहेगा नहीं, कहाँ सर्कुलर मोशन मूव कर रहा हो, कहेगा रेस्ट पे है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, कोई बॉडी होता है, ये अर्थ पे कोई बॉडी है मान लो, ठीक है। अब अर्थ पे बॉडी जो है बाहर के ऑब्जर्वर के लिए ऐसे सर्कुलर मोशन मूव कर, मान लो कोई बाहर का ऑब्जर्वर है जो ग्रेविटी से बाहर है, वो क्या देखेगा, इसको सर्कुलर मोशन में होता हुआ देखेगा। लेकिन ये बंदा नहीं देखेगा, क्योंकि ये बंदा रोटेटिंग फ्रेम है, अर्थ के ऊपर है, ठीक है, अर्थ का मोशन को इनहेरिट कर रहा है, इसलिए ये इस बॉडी को सर्कुलर मोशन में होता हुआ नहीं देखेगा। जबकि ये देखेगा जो ग्रेविटी के बाहर है, कोई बहुत दूर है, जो इनर्शियल फ्रेम में है। हालांकि ब्रह्मांड में इनर्शियल फ्रेम एक आइडियलाइजेशन ही है, लेकिन ये इसको मतलब रोटेट करता हुआ, ये आदमी इस बॉडी को रोटेट करता हुआ देखेगा। लेकिन अर्थ वाला ऑब्जर्वर इस बॉडी को रोटेट करता हुआ नहीं देखेगा। बात समझ आ रहा है? अर्थ चूंकि एक चक्कर काट रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो अर्थ के ऊपर जितने ऑब्जर्वर हैं, चूंकि वो रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर है, वो खुद ही अर्थ का मोशन को इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए अर्थ के ऊपर जो ऑब्जर्वर है इस बॉडी को सर्कुलर मोशन में जाता हुआ नहीं देखेगा। लेकिन जो अर्थ के बाहर है, जो ग्रेविटी के बाहर है, इनर्शियल ऑब्जर्वर है, वो अर्थ को भी घूमता हुआ देखेगा, और इस पे जितने ऑब्जेक्ट है उसको भी एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता हुआ देखेगा। हम लोग अर्थ को भी घूमता हुआ नहीं देखते हैं। हम लोग कभी भी अर्थ के ऊपर रह के अर्थ को स्पिन करता हुआ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उस मोशन को इनहेरिट कर रहे हैं। चूंकि उस मोशन को इनहेरिट कर रहे हैं, इसलिए उस मोशन को कभी भी अलग से नहीं देख पाते। ऐसी ट्रेन में होता है। ट्रेन में हम लोग ट्रेन के अंदर होते हैं, तो ट्रेन का मोशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। जबकि आप प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो ट्रेन का मोशन को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ट्रेन के अंदर चूंकि जब होते हैं, तो चूंकि ट्रेन का मोशन को इनहेरिट करते हैं, कभी भी आप ट्रेन को मूविंग नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ भी ट्रू है, ये इन जनरल ट्रू है। देखिए, यही एक्चुअली रिलेटिविटी है। एक ही फेनोमेना को दो अलग अलग ऑब्जर्वर देखते हैं, वो उन दोनों ऑब्जर्वर का क्या ऑब्जर्वेशन है, उनके ऑब्जर्वेशन किस तरह से रिलेटेड है, दैट इज व्हाट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज। दैट इज व्हाट द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज। और पूरे मैकेनिज्म हम लोग इसी एप्टीट्यूड को डेवलप करते हैं कि एक ही मोशन हो रहा है, एक ही फेनोमेना हो रहा है, उसको अलग अलग ऑब्जर्वर किस तरीके से देख रहा है, उनके ऑब्जर्वेशंस में क्या डिफरेंसेज हैं, उनके ऑब्जर्वेशन को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग रिलेटिविटी बोलते हैं। और इसका जो क्लाइमैक्स है, जो इसका क्लाइमैक्स है स्टडी का, दैट एंड्स अप एट स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, एंड देन अगेन much more generalization, special general theory of relativity which Einstein has given, ठीक है। और उसका जो एप्टीट्यूड का डेवलपमेंट है वो इसी स्टेज पे चालू हो जाता है। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं,
अभी तक देखो हम सवाल में ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगा, और जानबूझ के हम नहीं लगा रहे हैं, हम जानबूझ के इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सारा टीचर लोग को देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहा है। जैसे मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगाते हैं, और ये भी आना चाहिए कि लगाना कोई जरूरी नहीं है। हमने पूरा सवाल कर दिया, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। सो यू डोंट नीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। यू नीड सेंट्रीफ्यूगल ओनली व्हेन यू टेक ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जरूरत तभी पड़ेगा जब ऑब्जर्वर को आप रोटेटिंग फ्रेम में लेते हैं। अगर ऑब्जर्वर आपका बाहर है, इनर्शियल फ्रेम है, यू डोंट नीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे अभी तक हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, यहाँ पे हमको लगा कि शायद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने के बाद आप बेहतर इसको एनालाइज कर पाएंगे, इसलिए हम दोनों तरीके से बता रहे हैं आपको। ये तो एक तो सवाल का हम सोल्यूशन ले आए बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाए हुए। अब हम आपको बता रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगाते हैं व्हेन यू डू द क्वेश्चन एज पर the observation made by observing rotating frame। अगर ऑब्जर्वर आपको बाहर है, you don't need to apply centrifugal force। centrifugal force is pseudo force which never applies, ठीक है। अगर वो अप्लाई होता ना, वो अगर लगता तो वो लगता तो रियल फोर्स होता, ठीक है। जो फोर्स लगता है वो रियल फोर्स होता है। यहाँ हम लोग लगाते हैं, हम लोग एक मैनिपुलेशन है और उसका यूज तभी करते हैं जो ऑब्जर्वर हम लोग रोटेटिंग फ्रेम में लेते हैं। देखो ये हमने ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में लिया है, अब वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये बॉडी को सर्कुलर मोशन होता हुआ नहीं देख रहा है, वो बॉडी को रेस्ट पे पा रहा है। लेकिन उसके इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हम न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में होता है वो एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है। चूंकि इसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता रहता है, सो ही इज अ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। सो फॉर हिज ऑब्जर्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ डजंट होल्ड गुड। उसके ऑब्जर्वेशन के लिए न्यूटन सेकंड लॉ होल्ड नहीं करता है, ठीक है। बट फिर भी आप अगर लिखना चाहते हैं, उस केस में आपको एक छोटा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम में। यू हैव टू डू अ स्मॉल मैनिपुलेशन इन द फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप चाहते हैं कि ये रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर का जो ऑब्जर्वेशन है उसको फोर्सेस के साथ न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके कोरिलेट करे, if you wish to correlate the observation made by a non-inertial observer with the forces using Newton's second law, in that case you have to apply a pseudo force, and that pseudo force which is required in case of your observer in rotating frame is called centrifugal force। अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है तो द सूडो फोर्स विच इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कोरिलेट हिज ऑब्जर्वेशन विद द फोर्स यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ इज बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज सूडो फोर्स विच यू नीड टू अप्लाई इन द फ्री बॉडी डायग्राम, which you need to show in the free body diagram when you wish to correlate the observation made by observing rotating frame with the force using Newton's second law. Without this manipulation, you cannot apply Newton's second law to the observation made by observing rotating frame। आप ऑब्जर्वर जो रोटेटिंग फ्रेम में है उसके ऑब्जर्वेशन को फोर्से के साथ न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके कोरिलेट नहीं कर पाएंगे अगर आप ये सूडो फोर्स नहीं लगाते हैं तो। बाकी आप और डिटेल्स थोड़ा सूडो फोर्स समझना चाहते हैं, मेरा पहला वीडियो देखिए जो सूडो फोर्स का है, जो मैंने न्यूटन लॉज में बनाया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बनाया है, उसका वीडियो देखिए। मैंने बहुत स्टार्टिंग से बताया है कि क्यों हम लोगों को सूडो फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है व्हेन यू विश टू write Newton's second law as per the observation made by non-inertial observer। वो देखिए थोड़ा सा और आपको क्लियर होगा वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है तो आपको अगर इसका ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ लिखना है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? इसका ऑब्जर्वेशन है कि ये जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे इसका ऑब्जर्वेशन अलग है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है कि बॉडी सर्कुलर मोशन से एग्जीक्यूट कर रहा है, और सर्कुलर मोशन से एग्जीक्यूट कर रहा है इसका मतलब वो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, whereas this observer does not find the body moving in a circular motion। तो अगर इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ लिखना है आपको, तो आपको बाकी जो फोर्स लग रहा है वो तो लगाते ही रहिए, साथ में एक सूडो फोर्स लगाएंगे। और सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहली बार सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ही जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है उसके एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम जो है आपका सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड है, तो जब आप सूडो फोर्स लगाएंगे वो आप रेडियली आउटवर्ड लगाएंगे, ठीक। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ये कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब आप चाहें तो एक बार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा लिया, अब आप ऑब्जर्वर जो नॉन एसआई फ्रेम में उसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ लिख सकते हैं। अब इस ऑब्जर्वर का क्या ऑब्जर्वेशन, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, देयर इज नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, वो बॉडी को रेस्ट पे पाएगा, क्योंकि वो खुद भी रोटेटिंग फ्रेम का मोशन को इनहेरिट कर रहा है, तो ये इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में पाएगा, रेडियल डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी। तो y डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम और x डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है। सो योर इक्वेशन विल बी नाउ व्हाट, इक्वेशन विल बी n cos theta minus f sin theta minus mg is 0 and net force in x direction will be 0. So your in radial direction also net force will be 0. So you have what, n sin theta plus f cos theta, that is the force in radially inward direction, and this is the centrifugal force in radially outward direction. So this will be the set of equation which we have written as per the observation made by the observing rotating frame. This is O1, this is O2. So this is the equation which correlate the observation made by O2 with the force used in Newton's second law. इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, बॉडी बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, वो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, तो ये इक्वेशन लिखेगा। और अगर O1 के अकॉर्डिंग सवाल करेंगे देन O1 का ऑब्जर्वेशन क्या है, O1 तो ऑब्जर्व कर रहा है कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसका मतलब कि वो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके अंदर हो रहा है, तो हमने इक्वेशन, ये y वाला इक्वेशन तो सेम रह जाएगा, x वाला इक्वेशन O1 के अकॉर्डिंग ऐसे लिखा है, दिस इज अ नेट फोर्स इन सेंट्रीपिटल डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर and this is mass into acceleration in centripetal, acceleration in radially inward direction. This is mass into centripetal acceleration. Whereas आप इक्वेशन मैथमेटिकली देखोगे तो ये इक्वेशन सेम है, लेकिन ये जो टर्म है यहाँ पे मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये यहाँ पे मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, बल्कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सो व्हाट इज centrifugal force for observing rotating frame is basically mass into acceleration for inertial observer. ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सूडो फोर्स है, और ये बेसिकली यहाँ पे O1 के ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। जो O2 के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो O1 के लिए उसके ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इनफैक्ट जो दोनों ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन का जो डिफरेंस है उसको कंपेंसेट कर रहा है। O1 जो है he is observing a centripetal acceleration in the particle, ठीक है, O2 उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। अब लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ O1 के लिए वैलिड है, O2 के लिए वैलिड नहीं है, तो आप O2 के लिए अगर लगाना चाहते हैं तो तभी लगा पाएंगे जब O1 और O2 का जो ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस हो उसको कंपेंसेट करेंगे, और वही काम आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर रहा है। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, वो इनर्शियल ऑब्जर्वर और रोटेटिंग फ्रेम के ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस को कंपेंसेट कर रहा है, so that you can apply Newton's second law to the for O2, for observation made by O2, ठीक है। so equation देखो mathematically same है, but physics wise they are different, physics wise they are different। आप ऐसे बोल सकते हो कि if omega is more than omega naught then the centrifugal force will be higher than n sin theta, and if centrifugal force is higher than n sin theta the particle will have tendency to slip in this direction, so you have friction force acting in this direction. And if m omega square sin theta is less than n cos n sin theta, in that case the particle will have a tendency to slip in this direction, and in that case friction force will be in upward direction. ऐसा आप बोल सकते हो, it will be easier to analyze, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे स्लिपिंग का ऐसे दो केस ले सकते हो कि भाई ओमेगा ओमेगा नॉट से कम होगा, जब ये दोनों इक्वल हैं तो द ओमेगा वैल्यू इज दिस, ओमेगा वाज इक्वल टू ओमेगा नॉट। लेकिन अगर मान लो ओमेगा ओमेगा नॉट से बड़ा होता है, उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी हायर देन n sin थीटा, एंड इन दैट केस देयर विल बी स्लिपिंग, द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो फ्रिक्शन फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, सरफेस के अलॉन्ग स्लिप करेगा ना। और अगर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट है देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वुड बी less than n sin theta, and in that case the slipping will be in downward direction, the tendency of slipping will be in downward direction, so friction force will act in upward direction। ऐसे आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। okay, so this is your answer and you understand the centrifugal force। okay, it's not required as such, लेकिन अगर आप सवाल को नॉन यूनिवर्सल ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग करोगे देन उस केस में आपको ये लगना पड़ेगा, ठीक है। ओके
ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u at an angle theta with the horizontal. Consider a small part of its path near the highest position and take it approximately to be circular arc. What is the radius of this circle? This radius is called radius of curvature of the curve at that point. अच्छा ठीक है, देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका पाथ तो देखो ऐसे पैराबोला होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि हाईएस्ट पोजीशन पे जो पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे आप कर्व को अप्रोक्सीमेट करो एक सर्किल से। देखो यहाँ पे ये आपका सपोज करो हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, दिस इज हाईएस्ट पोजीशन। थोड़ा सा और बेहतर ड्रा किया जाए, पैराबोला नहीं दिख रहा है, इट विल बी लाइक दिस। सो दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन, ये हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है। अब हाईएस्ट पोजीशन पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे जो कर्व है पैराबोल, ऑफ कोर्स ये पैराबोलिक कर्व होता है आपका प्रोजेक्टाइल में यू हैव ए पैराबोलिक कर्व, जो ट्रेजेक्टरी होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का दैट इज पैराबोलिक थीटा। सो द क्वेश्चन इज टेलिंग यू कि कंसीडर द स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स पाथ नियर द हाईएस्ट पोजीशन। इस ये जो स्मॉल पार्ट है ये, इसको आप एक सर्किल का, कंसिडर दिस स्मॉल आर्क एज अ पार्ट ऑफ ए बिग सर्कल, पार्ट ऑफ ए सर्किल अगर इसको एक आर्क ऑफ सर्किल की तरह अज्यूम करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। जो हाईएस्ट पोजीशन पे जो हाईएस्ट पोजीशन का जो नेबरहुड है वो नेबरहुड कंसिडर करो, और उस नेबरहुड वाला जो कर्व है स्मॉल कर्व को यहाँ पे जो स्मॉल पार्ट ऑफ द पैराबोला है इसको आप एक सर्किल का पार्ट मानो, ठीक है, और उस सर्किल का आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। तो पहली बार देखो व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। वेलोसिटी एट दिस पॉइंट आप लोग पढ़े हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाता है। सो एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज u cos थीटा, और इसको हम एक पार्ट ऑफ सर्किल मान रहे हैं। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा इस डायरेक्शन में या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज गिवन बाय व्हाट, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वुड बी v square by r, where r is the radius of this circular motion, ठीक है। हम इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो नेबरहुड का कर्व है, हाईएस्ट पॉइंट के नेबरहुड का जो कर्व है उसको हम एक पार्ट ऑफ सर्किल की तरह अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, उसको पार्ट ऑफ सर्किल की तरह अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी इस यहाँ पे जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो आई कैन सी दैट स्मॉल पार्ट ऑफ द कर्व ऑफ द पैराबोला एज पार्ट ऑफ ए बिग सर्कल, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप सर्किल के स्मॉल पार्ट में भी मूव करेंगे तब भी आप कह सकते हैं कि वह मूविंग इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में मूव करने का मतलब ये नहीं कि पूरा सर्किल में मूव किया तभी सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अगर एक सर्किल का एक छोटा सा हिस्से में भी अगर बॉडी मूव करता है तब भी हम कहेंगे कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन में है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहा है, कंसीडर स्मॉल पार्ट ऑफ इस पाथ नियर द हाईएस्ट पोजीशन and take it approximately to be circular arc. So if a body is moving in a circular arc, that can also be seen as a motion in a circle, right? I can also see that motion is circular motion. और circular motion का radius of curvature पूछ रहा है आपसे। तो velocity ये है, AC is sorry, the centripetal acceleration is v square by r, where v is what? v is u square cos square theta upon r। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग एंड दैट इज mg, यही mg सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mg इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। m cancel out and the radius of curvature comes out to be u square, this is the radius of curvature, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यस
दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्लियर है? आपको ये आर पूछा है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये देखो, what is the radius of curvature of the parabola traced out by the projectile in the previous problem at a point where particle makes an angle of theta by 2 with the horizontal। अभी तो हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला ना, अब बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हाईएस्ट पॉइंट पे मत निकालो। देखो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है कम होता जाएगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कम होता जाता है तो एट एनी पॉइंट द एंगल विच द वेलोसिटी मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, जो वेलोसिटी ये जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो tan ऑफ दिस फाई इज बेसिकली vy बाई vx। तो vx तो चेंज नहीं होगा प्रोजेक्टाइल में क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, but vy keeps on falling. Since vy keeps on falling, this right hand side keeps on falling and hence tan phi keeps on falling and hence phi keeps on falling. तो आपको बोल रहा है कि बताओ what will be the radius of curvature when this phi becomes theta by 2? What will be the radius of curvature जिस पॉइंट पे ये जो phi है theta by 2 हो जाता है, उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? जिस पॉइंट पे ये फाई जो है थीटा बाई 2 हो जा रहा है, उस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट सपोज इट इज अगेन से स्मॉल आर सपोज, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? सो इन दैट केस योर वेलोसिटी इज व्हाट इज वेलोसिटी? देखिए यार Vx, x component of velocity is always u cos theta, sin u cos theta, and that can also be written as, हम लोग इसको थीटा बाई 2 ले रहे हैं ना, that can also be written as v cos theta by 2, right? So the velocity is u cos theta upon cos theta by 2, ये वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक? तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v square by r, that is u square cos square theta on cos square theta by 2। और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? The only force acting on the particle is mg. So the component of this force in this direction is going to be the centripetal force. तो ये phi है, ये 90 minus phi हो जाएगा, और ये भी phi हो जाएगा, और you can say this is theta by 2. This is theta by 2, so this is 90 degree, right? And this is 90 degree. So this angle would be 90 minus theta by 2, hence this angle would be theta by 2. So if this is theta by 2, I hope you understand, then the component of this mg towards the center of curvature is going to be mg cos theta by 2, and that is going to be the centripetal force, and this will lead to the centripetal acceleration, and centripetal acceleration is u cos square theta upon cos square theta by 2, ये r पे हो जाएगा, है ना? So the radius of curvature is m will cancel out. So radius of curvature is upon g this. Okay. समझ में आ रहा है ये? Is it clear? Yes. ठीक है, किसी भी पॉइंट में निकाल सकते हो
इसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेगा तो आप उस पॉइंट पे यू कंसीडर स्मॉल कर्व अराउंड दैट पॉइंट and see it as a part of a circle, right? Once you see it as a part of circle, you calculate the centripetal acceleration, you then calculate centripetal force, and you equate centripetal force to mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration में जो है r का टर्म आ जाएगा, वो r का टर्म निकल जाएगा आपका, ठीक है? ओके, ये हो गया। ये देखिए क्या बोल रहा है। A block of mass m moves on a horizontal circle against the wall of a cylindrical room of radius r. The floor of room on which the block moves is smooth, but friction coefficient between wall and the block is mu. The block is given initial speed v naught. As a function of speed v, write the normal force by the wall on the block, the frictional force by the wall, and tangential acceleration of the block. Integrate the tangential acceleration to obtain speed of the block after one revolution. ये सिलेंड्रिकल रूम है, ठीक है, और यहाँ पे इसने ब्लॉक रख दिया है, और ब्लॉक जो है इसके साथ साथ एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। सिलेंडर जो है वो सिलेंडर नहीं मूव कर रहा है, उसको हमने वेलोसिटी दे दिया है अलोंग द वॉल। अलोंग द वॉल हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया v नॉट। तो ये सिलेंडरिकल रूम के अंदर ये एक सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, और वॉल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, वॉल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, ठीक है, वॉल और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, और उसको एक मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया है आपने, उसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो मान लो एट टाइम t, लेट द वेलोसिटी एट टाइम t is v. Then what are the forces acting on that block? What are the forces acting on that block? एक तो आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, एक तो आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो वो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है v, उसको रिड्यूस करता रहेगा, मतलब वी नॉट से शुरू में वी नॉट है और वी नॉट घटता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, वो वी नॉट कम होता जाएगा। और वॉल जो है एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा n, ठीक है, वॉल विल अप्लाई ए नॉर्मल रिएक्शन n, तो दैट नॉर्मल रिएक्शन n विल बिहेव लाइक ए सेंट्रीपिटल फोर्स and that will lead to a centripetal acceleration of v square by what is the radius r. So that will be a normal reaction. ये नॉर्मल रिएक्शन जो वॉल एक्सर्ट कर रहा है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विल इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन सर्किल में मूव कर रहा है, वॉल के अलोंग उसको प्रोजेक्ट कर दिया है, वॉल के अलोंग प्रोजेक्ट कर दिया है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो जनरेट कर रहा है, अगर वॉल नहीं होता तो जिस डायरेक्शन प्रोजेक्ट करते हैं उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है, लेकिन वो वॉल के अलोंग जा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन वॉल हमेशा एक्सर्ट कर रहा है। So this normal reaction is centripetal force, and that is equal to mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration. This is normal reaction as a function of velocity. This is normal reaction as a function of velocity. ठीक है। अब क्या बोल रहा है? Frictional force by the wall. Frictional force by the wall is going to be dynamic friction है, क्योंकि वॉल के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो डायनामिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज म्यू एन, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है। सो फ्रिक्शनल फोर्स बाय द वॉल इज सिंपली गोइंग टू बी दिस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, और यही फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डी एक्सेलरेशन काउज करेगा,
तो टेंजेंशियल यही फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये फ्रिक्शन फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। सो एक्चुअली इट इज नॉट एक्सेलरेशन, इट इज डी एक्सेलरेशन, एंड दैट डी एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी F by m, and this is d acceleration. तो एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस कर देना पड़ेगा, दिस इज म्यू v स्क्वायर बाय r. सो इफ यू राइट एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन जब लिखोगे तो नेगेटिव कर देना, ठीक है, बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक. सो दिस इज योर एक्सेलरेशन. अब क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt as v dv by ds, ठीक है. dv by dt is basically acceleration, and this can be written as dv by ds into ds by dt. s is length of curve, right? तो yes, ds by dt को v लिख देते हैं हम लोग, तो आता है v dv by ds, ठीक है, v dv by ds. तो एक्सेलरेशन को बोल रहा है इंटीग्रेट कर दो to get the speed of the block after one revolution, ठीक है, कर देते हैं. This is v dv by ds. So this v cancel out. So we have what? Minus mu ds by r equals to so when s was 0, जब starting जब s is the length of curve which is traveled by the particle, so at t equal to 0 particle was has not traveled anything, so at t equal to 0 s is 0, but when s is 0 velocity was v naught. और जब s 2 pi r हो जाएगा तो क्या वेलोसिटी होगा वो निकालना है. तो सपोज s जब 2 pi r हो जाता है तो वेलोसिटी v है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करो म्यू बाई आर, आई इंटीग्रल ds विल बी s, और उसमें वैल्यू पुट कर दो. मतलब we have to find the value of v when s is 2 pi r. The value of v when s was 0 was v naught. S is the length of curve which is traveled. तभी ds by dt को वेलोसिटी लिखा है हमने, तभी ds by dt को वेलोसिटी लिखा है. ये क्या हो जाएगा, log of v upon v naught. So ultimately what we get is r cancel out. So velocity v is v naught e to the power minus 2 pi mu. This is the velocity when the particle completes one revolution. This is the velocity when particle completes one revolution. ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, इनसे मिला लें. ठीक है, ये ठीक. आपको सही रहेगा, आंसर तो मिलेगा ही ना, ठीक है, अनलेस देयर इज अ कैलकुलेशन मिस्टेक. ये देखो बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है. क्या बोल रहा है, a table with smooth horizontal surface is fixed in a cabin that rotates with angular velocity omega in a circular path of radius r. A small groove AB of length L is made on the surface of the table. The groove makes an angle theta with OA of the circle in which the cabin rotates. अच्छा, L is very small compared to R. L is very small compared to R. Okay. A small particle is kept at point A in the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach B. Find the time taken by particle to reach B. अच्छा, ये सर्कुलर मोशन में मूव जा रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है. तो मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है टाइम टी पे. Suppose that time t particle is here. So what are the forces acting on this particle, this body? देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो जो आपका mg या नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा.
बट ये पूरा का पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या क्या फोर्सेस होंगे। अगर हम ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में ले लेते हैं, इफ आई टेक माई ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है, तो अगर बाहर का ऑब्जर्वर होगा तो बाहर का ऑब्जर्वर तो इसको सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करते हुए देखेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वर को रोटेटिंग फ्रेम में लेते हैं, इफ आई टेक माई ऑब्जर्वर इन रोटेटिंग फ्रेम, देन दिस ऑब्जर्वर वोंट बी ऑब्जर्विंग दिस सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन इनहेरिट करता है तो सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व नहीं करेगा। लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन को अगर फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ यूज करके, तो आपको अपार्ट फ्रॉम ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा, एंड दैट सूडो फोर्स इज बेसिकली एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, देखो फर्क क्या है, यह ऑब्जर्वर जो है इसको सर्कुलर मोशन में जाता हुआ देख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर का बात करेंगे तो ये ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में है, क्योंकि वो खुद ही उस सर्कुलर मोशन को इनहेरिट कर रहा है, तो वो इस बॉडी को सर्कुलर मोशन में जाता हुआ नहीं देखेगा। ठीक है, आप चाहें तो ओवन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम अभी तक सारा सवाल जो है इनर्शियल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो लास्ट में हम आपको थोड़ा सा एक्सपोजर देना चाहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई कर किस कंडीशन में अप्लाई करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ओवन के अकॉर्डिंग करेंगे तो उस केस में आपको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है। उस केस में आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये बॉडी जो है सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो उधर स्पेस नहीं है तो बड़ा नहीं कर पाए, और उस केस में आप कहेंगे कि वो इस डायरेक्शन में आपका एम ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये ओमेगा स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, ओमेगा स्क्वायर आर जो है इसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर O2 लेते हो आप, तो O2 को ये सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा, O2 को ये सर्कुलर मोशन नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है आपको। और O2 चूंकि उस सर्कुलर मोशन को इनहेरिट कर रहा है, सो ही वोंट बी एबल टू ऑब्जर्व दिस सर्कुलर मोशन, ठीक है, और इस बॉडी को रेडियल इक्विलिब्रियम में देखेगा, रेडियली मतलब ये आपको मतलब सर्कुलर मोशन, रेडियल इक्विलिब्रियम नहीं, मतलब ये सर्कुलर मोशन में होता हुआ जाता हुआ नहीं देखेगा इसको, ठीक है। लेकिन अगर इसका ऑब्जर्वेशन को आप फोर्स के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये दो फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो ये प्लेन लगा रहा है उसके ऊपर। एक तो नॉर्मल रिएक्शन टेबल लगाएगा, वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, mg वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन टेबल लगाएगा n, दैट विल बी इक्वल टू mg। बट वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, हमें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ये जब मूव करेगा तो एक नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, एक एम ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। ठीक है, तो अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में थोड़ा बताना है मुझे, इसलिए मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह ले रहा हूँ। ठीक है, ओके okay, fine. So in this case, if I draw the coordinate system like this, say x and y, so this is theta, so this will be theta, okay. So in y direction net force will cancel out, n minus m omega square r sin theta will be 0. But there is a net force in x direction, and that will lead to acceleration. The net force in x direction is m omega square r cos theta equals to mass into acceleration, and this acceleration is along b, from a to b. So acceleration from when it moves from a to b is, so what will be time taken in order to move from a to b? That will be equal to that can be found as 1 by 2 at square equal to L. Our time taken would be 2L by A, and what is A? So this will be time taken, 2L by omega square R cos theta. ठीक है, ओके ओके
ठीक है, सही है आंसर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कार मूविंग एट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर का जो है हम लोग अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से गुना कर दीजिए, ये जगह 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, इज टेकिंग ए टर्न ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर, 50 मीटर का रेडियस पे एक सर्कुलर टर्न ले रहा है रोड का, जो मतलब ये पार्ट ऑफ सर्किल ही होगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ सर्किल जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो 50 मीटर इसका 50 meter. Okay. A small wooden plate is kept on the seat with plane perpendicular to the radius of circular motion. ये जो है ये प्लेन रखा हुआ है जो कि रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन के परपेंडिकुलर है। ठीक, एक प्लेन रखा हुआ, तख्ता रखा हुआ है। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, मतलब मास जो 0.1 kg है, इस ब्लॉक इज केप्ट ऑन द सीट विच रेस्ट अगेंस्ट द प्लेट, इस प्लेट के अगेंस्ट एक यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ 0.1 kg का। द कोएफिशिएंट, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेट इज 0.58. फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by the plate on the block. देखो, suppose n is a normal reaction. Suppose n is a normal reaction. So in this case, this normal reaction will behave like a centripetal force, and this n will be equal to mv square by r. This normal reaction will behave like a centripetal force. आइए सेंटीपिटल फोर्स n जो होगा दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिखो बल्कि मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका, मास आपको 0.1 kg है, अब वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 100 हो गया, 50 हो गया, तो 0.2 न्यूटन हो जाएगा, 0.2 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर ये तो हमने किया कि बाहर ऑब्जर्वर ले लिया तो वो सर्कुलर मोशन में जाता हुआ देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में ले लोगे, कार के अंदर ले लोगे, उस केस में वो कार को रेस्ट पे पाएगा। अगर ऑब्जर्वर कार के अंदर ले लोगे तो वो ऑब्जर्वर कार को रेस्ट पे पाएगा, ही वोंट सी कार मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन। बट इसका ऑब्जर्वेशन को अगर ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो ये कार को सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता हुआ नहीं दिखेगा। उस केस में ये बॉडी को भी सर्कुलर मोशन होता हुआ नहीं दिखेगा, इस बॉडी के अंदर भी सर्कुलर मोशन होता हुआ नहीं दिखेगा। बट उसका इस ऑब्जर्वेशन के कारण न्यूटन सेकेंड लॉ लिखना चाहेंगे तो आपको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट इज mv स्क्वायर बाय r। रिमेंबर ये यहाँ पे m इंटू वी स्क्वायर बाय r है, मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, और यहाँ mv स्क्वायर बाय r है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप इस ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो ये ऑब्जर्वर क्या दिखेगा, ये ऑब्जर्वर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में पाएगा। सो सिंस द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो आई कैन से mv स्क्वायर बाय r माइनस n इज गोइंग टू बी 0। तो देखो सेम आपका इक्वेशन है, मैथमेटिकली दे आर सेम, बट फिजिकली फिजिक्स वाइज दे आर डिफरेंट। Here it is m into v square by r, mass into centripetal acceleration, but here it is mv square by r, centrifugal force, the magnitude of centrifugal force. ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है कि ऑब्जर्वर बाहर लेते हैं या अंदर लेते हैं। अगर बाहर लेते हैं then you will see this body undergoing a circular motion and hence you will find an acceleration in this body in centripetal direction, in radially inward direction, and that acceleration v square by r. So mass into centripetal acceleration will be equal to the centripetal force, which n जो है centripetal force के साथ बिहेव कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्वर को कार के अंदर ले लेंगे then he won't be able to observe that circular motion, but he will be a non-inertial observer। ये ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम है, सो ये नॉन-इनर्शियल ऑब्जर्वर है, तो इसका ऑब्जर्वेशन जो है उसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं अप्लाई हो सकता है अनलेस यू अप्लाई ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज सूडो फोर्स, विच इज ए सूडो फोर्स। उस केस में आप ऐसे लिखेंगे, दोनों इक्वेशन सेम रहेगा, मैथमेटिकली वो सेम रहेगा, तभी सूडो फोर्स का जो जुगाड़ है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, ओके, सो ए इज दिस, वी हैव डन दिस ए। अब क्या हो रहा है, प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेट एंड रेडियस स्लोली इंक्रीजेस। अच्छा, अभी 90 डिग्री है,
अब थोड़ा सा टर्न कर रहे हैं हम लोग, वी आर टर्निंग इट। फाइंड द एंगल एट विच ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट। देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा टर्निंग दे रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, इसको मिटा दें, ये रहने दो। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस प्लेट को टर्न कर रहे हैं। अब इस प्लेट को जब टर्न करोगे तो अब जो नॉर्मल रिएक्शन होगा आपका वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। एंड द ब्लॉक विल है, अगर मान लो नॉन यूजफुल ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ही करें, अगर ऑब्जर्वर को यहीं पे ले लेते हैं हम लोग, तो उस केस में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगाओगे, वेलोसिटी है या ओमेगा दिया हुआ है जी, वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो फ्रिक्शन भी है, ठीक है। आप एक चीज समझो, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लेना है, चूंकि हम लोग नॉन यूजफुल ऑब्जर्वर इन द कार लिए हैं, तो वो कार को सर्कुलर मोशन में जाता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखिए एन जो है नॉर्मल रिएक्शन, ये जो आपका ये थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर का जो y में कॉम्पोनेंट है एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, वो नॉर्मल रिएक्शन में बैलेंस कर जाएगा। बट देयर इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा विच इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन एंड दैट विल क्रिएट ए टेंडेंसी रिलेटिव मोशन। एम वी इस फोर्स का जो एक्स कॉम्पोनेंट है वो अनबैलेंस है और वो एक टेंडेंसी रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक एक्स के डायरेक्शन में मूव कर जाता है, बट चूंकि फ्रिक्शन है so it will act in direction opposite to the direction in which there is tendency relative motion। जैसे ही mv स्क्वायर बाय r cos थीटा एक टेंडेंसी रिलेटिव मोशन क्रिएट करेगा, तो उस केस में if there is static friction, what it will do, if there is static friction it will act in this direction and oppose the tendency relative motion, it will oppose the tendency relative motion, right? So if I assume कि still the body is in equilibrium, क्योंकि ये ऑब्जर्वर सर्कुलर मोशन भी नहीं देख रहा है, तो कहेगा बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर एफ मान लो अपने आप को ऐसा एडजस्ट कर ले कि वो टेंडेंसी रिलेटिव मोशन को अपोज कर देता है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द इक्वेशन, इफ द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज गोइंग टू बी जीरो। सो व्हाट इज नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, एन माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, and what is net force in x direction, you have mv square by r cos theta, right? So the friction required to keep the body, to keep the block at rest with respect to plate, ये फ्रिक्शन F कहाँ जाके एडजस्ट करेगा, इट हैज टू एडजस्ट इटसेल्फ टू दिस वैल्यू, it has to adjust itself to this value, right? It has to adjust itself to this value. So if I keep on increasing theta, if I keep on increasing theta, नहीं, अगर प्लेन को, अभी प्लेन ऐसे था, अभी प्लेन को ऐसे कर रहे हैं हम लोग, अभी आपका मतलब पहले प्लेन ये था ना, तो अगर प्लेन को ऐसे रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, हमने थीटा क्या ले लिया है जी,
ओके, तो ये थीटा फॉल करेगा ना, मतलब एज द प्लेन रोटेट्स इन दिस डायरेक्शन दिस थीटा विल कीप ऑन फॉलिंग, है ना। मतलब हम लोग एंगल जो आपका ये नॉर्मल रेडियस है ये पहले 90 था, अभी 90 से बढ़ा रहे हैं, ये एंगल बढ़ा रहे हैं एक्चुअली हम लोग, ये एंगल बढ़ा रहे हैं, तो थीटा फॉल करेगा ना, थीटा विल फॉल। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ आई इंक्रीज, पहले क्या था आपका, ये प्लेन ऐसे था, अब ब्लॉक ऐसे था, ठीक। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो ये एंगल रेडियस के साथ बना रहा है 90 डिग्री पहले था, इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेट, एंड द रेडियस ऑफ द रोड, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेट एंड रेडियस, अच्छा ठीक है, पहले रेडियस ये था और नॉर्मल भी यही था, तो एंगल 0 था। अभी क्या है कि प्लेट टर्न कर रहे हैं, तो आपका नॉर्मल भी जो है टर्न करेगा, नॉर्मल जो है इसके पीछे एंगल क्रिएट होगा। दिस थीटा वाज 0 इनिशियली, तो एक्चुअली ये एंगल की बात कर रहा है, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज थीटा, this is 90 degree, so this is 90 minus theta, so you are increasing this angle, you are increasing alpha basically, right? This alpha was 0 initially, normal reaction radius के along था, पहले ये normal reaction जो था radius के along था, so this alpha was 0 initially and now I am increasing this alpha, यहाँ मैंने थीटा इसको लिया था, तो थीटा ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो इफ आई पुट इन टर्म्स ऑफ अल्फा, दिस विल बी mv स्क्वायर बाय r cos 90 minus alpha, this theta is 90 minus alpha, so this is sin alpha, right? So if I increase alpha, initially when alpha was 0, when normal reaction was along radial direction, you don't need friction का कोई नीड नहीं था, but as you start increasing alpha, this friction has to come into picture in order to oppose slipping, in order to oppose the tendency of slipping, उसको oppose करने के लिए this friction has to come up. friction पहले से ही था, लेकिन friction force लग नहीं रहा था पहले, जब normal था, when the plate was normal, the normal reaction and radius was in same direction, this alpha was 0, this angle alpha was 0, this angle was alpha was 0, right? So when alpha was 0, friction was not required, but when alpha increases, you need friction, and as you increase alpha, the friction has to adjust itself to higher and higher value. जैसे जैसे आप अल्फा बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप प्लेट को टर्न करेंगे, आपको फ्रिक्शन को हायर वैल्यू पे जाके एडजस्ट करना पड़ेगा, बट देयर इज ए लिमिट टू विच फ्रिक्शन कैन राइज। आप अल्फा को बाहर से बढ़ा रहे हैं तो कितना भी अल्फा को बढ़ाते रहिए, लेकिन जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उसका अपना एक लिमिटेशन है। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन उसके लिमिटिंग वैल्यू से ऊपर चला जाएगा, दैट फ्रिक्शन विल नॉट एक्चुअली एक्ट। सो यू कैन इंक्रीज अल्फा such that this required friction remains less than its limiting value. Required friction remains less than its limiting value. It remains less than its limiting value. ठीक है? And what is n? N you can get from here. Since I have converted theta to alpha, so sin theta will be cos alpha over here. Yes, sin theta क्या हो जाएगा? Theta is 90 minus alpha. This is cos alpha. So this is mv square by r cos alpha. So from here what do we get? And mu also, right? Mu. So from here we get tan alpha has to be less than mu, or alpha has to be less than equal to. So you must keep your alpha less than equal to tan inverse mu. So the angle at which block will just start sliding is this. Angle at which the block will just start sliding is tan inverse mu. At this angle the block will just start sliding, because अगर अल्फा इस एंगल से बड़ा या इस एंगल के बराबर होगा तो जो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट होगा वो लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू पे जस्ट स्लिपिंग होगा, हल्का सा पुश देंगे स्लिप कर जाएगा, मतलब इट्स ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग यू कैन से। ठीक है, so that is your the value of alpha at which the block will start slipping. I hope you understand.
म्यू क्या दे रखा है जी, वैल्यू निकाल रखा है, तो अल्फा इज tan इनवर्स म्यू, सो tan इनवर्स म्यू इज 0.58. So I think 0.58 will be 1 by root 3. 1.732 by 3 कितना हो रहा है, 3×5 = 15. हाँ ठीक है, 1 by root 3. सीधे 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री ही आंसर है, 0.2 भी है. ओके गुड, ठीक है, बढ़िया. ओके सो आंसर मतलब ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, आइडिया होना चाहिए. अच्छा, आई थिंक दिस इज लास्ट क्वेश्चन. ये देखिए, टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन ए केबिन व्हिच मूव्स इन अ सर्कल ऑफ लार्ज रेडियस r. The smooth pulley of mass of a small radius is fastened to the table. The masses m and 2m are placed on the table, are connected to string going over the pulley. ये मान लो m है, 2m है. आई थिंक डायग्राम में देना चाहिए इसको, नहीं m और 2m क्या है, m1 m2 लिख रखा है, m1 m2 ही लिख रखा है, कोई नहीं, ठीक है. Two masses m and 2m placed on the table are connected through the string going over the. Initially, masses are held by a person with the string along outward radius, and then system is released. Okay. Find the magnitude of initial acceleration of masses as seen from the cabin. अच्छा, केबिन के अंदर ही ऑब्जर्वर ले लो, ठीक है. तो केबिन के अंदर ऑब्जर्वर लेंगे तो वो केबिन को सर्कुलर मोशन में जाता हुआ नहीं देखेगा, ठीक है. बट इसके ऑब्जर्वेशन पे अगर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना चाहते हैं तो आपको दोनों ही मासेस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको दोनों ही बॉडी पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा. तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर लो. m है, इधर टेंशन T हो जाएगा और इधर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाइए. m क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, ओमेगा दे रखा है. सर्किल ऑफ लार्ज रेडियस, स्मॉल magnitude initial acceleration of mass as seen from the cabin. A table is smooth, ओमेगा नहीं दे रखा है क्या, ओमेगा तो चाहिए. मान लो ये ओमेगा है, ओमेगा है, वेलोसिटी कुछ तो देगा ना. चलो ओमेगा मान लो, ये m ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, है ना, आई द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि हमने ऑब्जर्वर केबिन के अंदर ले लिया है, बाहर लेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है. बट उस केस में उसका ऑब्जर्वेशन भी अलग होगा, वो इन दोनों मासेस को एक सर्कुलर मोशन में भी जाता हुआ देखेगा अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेलरेशन. तो ऑब्जर्वर केबिन में ले लिया है तो रोटेटिंग फ्रेम का ऑब्जर्वर हो गया. तो ऑब्जर्वर अगर रोटेटिंग फ्रेम में होगा तो वो जिस भी बॉडी का इक्वेशन लिखना चाहेगा उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा अपार्ट फ्रॉम ऑल द रियल फोर्सेस. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक जुगाड़ है बस, है ना. पीछे के क्वेश्चन में हमने इस पर डिस्कशन भी किया है. 2m का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यू हैव अ टेंशन T and a centrifugal force. Centrifugal force is mass of the body into the acceleration of the frame of non-inertial observer. ठीक है. अब मान लो इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन a इधर हो जाएगा. अगर ये राइट में जाएगा तो ये लेफ्ट में जाएगा, जितना ये राइट में जाएगा उतना ये लेफ्ट में जाएगा. इसका एक्सेलरेशन अगर a है राइट में तो इसका एक्सेलरेशन a हो जाएगा लेफ्ट में, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिए तो अब ये बंदा काबिल हो गया. अब इसका ऑब्जर्वेशन पे भी न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया जा सकता है. तो ऊपर में लिखेंगे तो यू हैव एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट. व्हाट इज नेट फोर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन, T माइनस m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू ma. इसका एक्सेलरेशन राइट में है, सो व्हाट इज नेट फोर्स इन टुवर्ड्स राइट, 2m ओमेगा स्क्वायर r माइनस T इज 2ma. ओके, सो इफ आई ऐड देम what do I get, m omega square r equals to 3ma, or acceleration is this. Okay, find the magnitude of acceleration of the masses as seen from the cabin. And tension also, tension भी निकल जाएगा. T is what, अगर पहला इक्वेशन देखते हैं तो it is ma plus omega square r. So ma is what, ma is m omega square r by 3 and this is m omega square r
So it will be 4m omega square r by 3. This is your tension. This is the tension. ठीक है. Okay, so I think that's all for this lecture. We have covered all the questions of SC Verma of circular motion. Circular motion में देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगाते हैं कब नहीं लगाते हैं. दूसरा चीज़ ये भी समझना है कि व्हेन बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन इट एक्सेलरेट्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन, जो कि मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूँ थ्योरी वाले लेक्चर में, ठीक है, जो काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन का. तो और तीसरा चीज़, जब बॉडी एक सरफेस पे मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, यू नीड टू हैव फ्रिक्शन फोर्स इन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो वो सरफेस पे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी. यू नीड टू हैव सेंट्रीपिटल फोर्स इन एनी केस, है ना. जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसके से सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, तभी वो सर्कुलर मोशन में जाएगा. वो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहे फ्रिक्शन प्रोवाइड करे या कोई रस्सी का टेंशन प्रोवाइड करे या मतलब एच एटम में कूलम्बिक फोर्स प्रोवाइड करे या वो फोर्स बैंकिंग के थ्रू आ जाए, नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट प्रोवाइड करे, कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है, तभी सर्कुलर मोशन हो सकता है. जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा है यू हैव ए एक्सेलरेशन रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन एंड देयर मस्ट बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स आल्सो. यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इन द प्रॉब्लम है उस सेंट्रीपिटल फोर्स को आइडेंटिफाई करना है. दूसरा चीज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोंट रश टू इट, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर आप कहाँ ले रहे हैं. ऑब्जर्वर आप बाहर लेंगे, इनर फ्रेम में लेंगे, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में लेंगे देन उसका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगा और उसके ऑब्जर्वेशन में न्यूटन से अगला नहीं लगा पाएंगे, तो उसको इनेबल करने के लिए हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है. उसको इनेबल करने के लिए हम लोग को एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू, राइट. सो आई विल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे.